जो फेज था वो स्टार्ट हो चुका था, फर्स्ट फेज, ठीक है। 1985 से ही इसका जो बोल सकते हैं ना एक इंट्यूशन आना स्टार्ट हो गया था कि गवर्नमेंट कुछ मेजर चेंज करना चाहती है, ठीक है। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने डिक्लेयर किया एक न्यू पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, और धीरे धीरे कुछ चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस उस समय से ही आना शुरू हो गई। अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसको क्यों लाया जा रहा था, तो उसका जो रीजन था वो था कि भाई इंडस्ट्री में इंप्रूव किया जाए प्रोडक्टिविटी को, यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे इंडिया में, जो जहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं थी, जहां पर प्रोडक्शन बहुत इफिशिएंटली नहीं होता था, वहां पर प्रोडक्टिविटी पहली बात तो इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नई नई जो टेक्नोलॉजी है, वो इजिली इंडस्ट्रीज जो इंडिया की है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। थर्ड, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो ऑलरेडी आपके स्टैब्लिश सेक्टर थे, स्टैब्लिश्ड जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह थे, उनको प्रॉपरली पोटेंशियली यूटिलाइज किया जा सके, और रोल जो था प्राइवेट सेक्टर का, यानी जो प्राइवेट हैंड्स या प्राइवेट जो बेसिकली कंपनीज था, उनका रोल को इम्प्रूव किया जाए या फिर इंक्रीज किया जाए। यानी कि पहले ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज हुआ करती थी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कुछ प्राइवेट कंपनीज का भी रोल को इंक्रीज किया जा सके, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और कुछ एलिमिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, यानी कि प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाई हुई थी गवर्नमेंट, उन्होंने वो भी रिमूव कर दिया। अपने डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज के लिए तो किया ही किया, फॉरेन की कंपनीज के लिए भी उन्होंने एलिमिनेट कर दिया टैक्सेस और टैरिफ को। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने का सबसे बड़ा क्या था, पहले तो इसमें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्टेबिलिटी वी कैन से, एंड सेकेंड आप लिख सकते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंक्रीज द रोल ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट एंड द एलिमिनेशन ऑफ द टैरिफ एंड टैक्सेस फॉर द प्राइवेट कंपनीज एंड द फॉरेन कंपनीज, उनके लिए क्या क्या टैक्सेस वगैरह को हटा दिए, टैक्सेस, टैरिफ, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो थे उनके लिए, उनको बहुत हद तक लिबरलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो उस पे भी कुछ और भी फिस्कल पॉलिसी वगैरह में भी कुछ रेशनलाइज किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। अब इस चेंज को लाने के लिए क्या रीजंस था, तो मैं बता दूं कि लगभग इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेड डिफिसिट चल रहा था आपके 90s में। ट्रेड डिफिसिट यानी कि जो आपके लोन के पैसे थे, या फिर बोल सकते हैं ना कि इंडिया भारी लोन में था। उसने क्या किया था कि आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक, जो आप कहते हैं आईएमएफ और एंड वर्ल्ड बैंक से, उन्होंने बहुत हेवी अमाउंट लोन में ले रखा था, जिसको उन्होंने सोचा था कि वो कुछ चेंजेस लेकर आएंगे इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद फिर वो लोन का अमाउंट जो है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हो सकता है कि लोन का अमाउंट हम उन्हें वापस कर पाए। तो लगभग अगर मैं आपके बुक का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर लगभग 5,935 करोड़ रुपया जो था आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म में, जो मतलब इस अमाउंट को बेसिकली बोला गया था कि हम रिटर्न कर पाएंगे, लेकिन वो और भी ज्यादा एक्सीड हो गया, और वो हो गया लगभग 10 करोड़, लगभग 5,000 कुछ करोड़ रुपए जो था वो लोन था जो एक्सीड हो गया, और ज्यादा एक्सीड हो चुका था, लगभग वो 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपया बन चुका था एज अ लोन अमाउंट। और इस लोन अमाउंट के लिए ये जो अमाउंट था, सॉरी, ट्रेड डिफिसिट चल रहा था, ट्रेड डिफिसिट यानी कि लॉस में चल रहा था हमारा बैलेंस शीट, उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने $7 बिलियन का और भी ज्यादा लोन ले लिया। तो लाइक द अमाउंट वाज ओवर बर्डन में था कौन, इंडिया। उस समय इतना खराब सिचुएशन था कि लोन के पैसे भी वापस करने हैं, ऊपर से ट्रेड डिफिसिट भी चल रहा है, तो सिचुएशन जो बोल सकते हैं यहाँ की इकोनॉमी का था, इंडिया का, वो बहुत वर्सन था। इसीलिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी। ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म फर्स्ट फेज में उतना इफिशिएंटली काम किया नहीं, कंपैरेटिवली जितना गवर्नमेंट ने सोचा था कि लाने पर थोड़ा बहुत ज्यादा बेटर वर्क करेगा, बट वैसा एज सच हुआ नहीं। अब इन सब मेजर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंज किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म में उन्होंने क्या क्या चेंज किया,
अगर हम ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो की रिफॉर्म की बात करें, ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म की बात करें, तो लगभग इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, बेसिकली इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कुछ पैसे डिवैल्यूएशन कर दिया। यानी अपनी कंट्री का करेंसी का जो वैल्यू था, मान लो $1 का 50 रुपया वैल्यू है, तो उसको 55 रुपए कर दिया, यानी कि अपनी करेंसी का वैल्यू आपने रिड्यूस कर दिया अकॉर्डिंग टू डॉलर। तो इन्होंने डिवैल्यूएशन कर दिया, ठीक है। लिबरलाइजेशन लेकर आए इंपोर्ट वगैरह में, यानी कि जिनको जो चाहते हैं, जो कंट्रीज चाहते हैं इंपोर्ट करना, वो इजीली हमारे इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिडक्शन कर दिया इन्होंने कस्टमर, जो आपके कस्टम टैरिफ रेट वगैरह था उसको भी इन्होंने कम कर दिया, खत्म कर दिया। और कैपिटल फ्लो को भी लिबरलाइज कर दिया, कहाँ पर, एफडीआई जो भी था कि भाई कोई भी कंट्री आके हमारे इंडिया में एमएनसीज वगैरह बना सकती है, स्टैब्लिश कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। कोई भी कंपनी का शेयर्स वगैरह परचेज कर सकती है। तो बल्कि और इवन फॉरेन कंपनीज को ये तक भी अलाउ कर दिया कि भाई आप इंडिया में आके यहाँ का ट्रेडमार्क वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल मैनेजरल एडवाइजर्स वगैरह जो भी, मतलब दे व्हाटएवर दे वांट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एमएनसीज इन द कंट्री इंडिया, दे हैव फुल राइट टू डू दैट, ठीक है। उनको पूरी राइट दे दी गई किनको, फॉरेन कंपनीज को, ठीक है। और बेसिकली लिबरलाइजेशन जो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो बेसिकली इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि कहीं ना कहीं एक तरीके से एमएनसीज का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया इंडिया के इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में एकदम से आने लग गई, ठीक है। एक्सटेंसिव कंट्रोल हो गया एमएनसीज का, ठीक है। तो ये तो था ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो रिफॉर्म्स की बात। अब गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज में भी चेंजेस किए। अब वो चेंजेस क्या किए थे? वो चेंजेस ये हुए थे कि जो भी इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज है, यानी जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आया था 1991 में, उसके दौरान पे उन्होंने बहुत सारी कंपनीज जो थी उनको पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को फुल राइट दे दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कंपनी वगैरह, कोई नया कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो कर सकता है। रूल्स रेगुलेशंस वगैरह भी बहुत हद तक हटा दिए थे प्राइवेट कंपनी के लिए। और जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, वो बिल्कुल फ्रीली इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिल रहा था, बस 5-6 सेक्टर को उन्होंने रिजर्व कर रखा था कि उसके लिए इंडस्ट्री को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे इंडस्ट्रीज के जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो 5-6 कुछ आइटम्स थे जिनके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, बाकी सब में लाइसेंस फ्री हो गया इंडस्ट्रीज के लिए। अब लाइसेंस किसको किसको जरूरत पड़ती थी, तो वो 6 प्रोडक्ट बेसिकली थे आपके, अल्कोहल थे, सिगरेट्स वगैरह थे, और हैजर्डस केमिकल्स वगैरह थे, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को छोड़कर ये 5-6 जो चीजें थी, 5-6 सेक्टर थी जिसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी। बाकी जो भी इंडस्ट्री के सेक्टर्स, बाकी इंडस्ट्रीज थे, उनके लिए कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं थी, यानी फ्री, बेसिकली उन्होंने फ्री इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते विदाउट टेकिंग द लाइसेंस एंड फुलफिलिंग द होल प्रोसीजर। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया था बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को कि फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में और डिसइन्वेस्टमेंट कुछ हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर यूनिट का क्या था? बेसिकली ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ करना और बेसिकली इकोनॉमी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमी को प्रमोट करना। लेकिन ऑल्दो पब्लिक सेक्टर उतना बेसिकली प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी जितना किसी गवर्नमेंट ने सोच रखा था, और कुछ कंपनीज को बहुत हेवी बर्डन भी थी बेसिकली गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, कोई रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा था। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2002 में लगभग मान के चलो लगभग 48 पब्लिक सेक्टर यूनिट को ना बेसिकली उन्होंने इक्विटी जो था उसका, ठीक है, वो उन्होंने प्राइवेट फर्म्स को दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। लगभग 29,481 करोड़ रुपए का उन्होंने बेसिकली जो बोल सकते हैं 48 सेक्टर यूनिट था जो उसकी इक्विटी, यानी इक्विटी का मतलब यहाँ शेयर्स की बात हो रही है, उनका शेयर्स जो था उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ये कब की बात है? पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म और डिसइन्वेस्टमेंट की बात है। 2002 तक में ये सिचुएशन था कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर जो थी उनकी इक्विटी और शेयर्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया, ठीक है। और उसमें से एक एग्जांपल भारत एल्यूमिनियम भी है। और गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज्यादा शेयर को सेल कर रही थी बेसिकली
क्योंकि ऑलरेडी बजट डिफिसिट का सिचुएशन था कंट्री में, तो बेसिकली पैसे कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि जो इनएफिशिएंट और इनप्रोडक्टिव बेसिकली इंडस्ट्रीज है, पब्लिक इंडस्ट्रीज है, उनको प्राइवेट सेक्टर्स को इनके शेयर्स दे दिया जाए। तो इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली एक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बना देना, ठीक है। तो ये चीज हुआ, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म यानी पब्लिक सेक्टर में चेंजेस आए। अब गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस लेकर आ गए, वो कैपिटल फ्लोज में और ट्रेड में वो चेंज लेकर आए। अब वो उन्होंने चेंज किसमें वो लाने के लिए सोचा, उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में, यानी फाइनेंशियल सेक्टर यानी आपके बैंकिंग सेक्टर में। तो बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए एक नरसिम्हा कमेटी को बनाया गया। जो आपका नरसिम्हा कमेटी जो था ये 1991 में था और ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर ये काम कर रहा था। मतलब ये जो नरसिम्हा कमेटी था, ये कोई भी डिसीजन लेने के लिए कमेटी बनाया गया 1991 में बैंकिंग रेगुलेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, ठीक है। अब चेंजेस में क्या आया, बेसिकली नरसिम्हा कमेटी ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और प्रॉपर पोर्टफोलियो ऑफ कैपिटल के लिए इन्होंने बेसिकली काम किया, ठीक है। और इन्होंने क्या चीजें करी कि जो भी बैंक प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन नहीं है जिनका, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ चेंज लेकर आए। जैसे कि उन्होंने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस लेकर आए, ठीक है, रेशियोज वगैरह में चेंज किया। और जो भी बैंक जिनसे कंपनीज ने भारी लोन ले रखा था, जिसको हम एनपीए भी कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह, तो उसमें भी वो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वगैरह वो लेकर आए। 2002 तक में लगभग बहुत ज्यादा चेंजेस आई आपके बैंकिंग सेक्टर्स में भी, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में, रिस्क मैनेजमेंट में और मार्केट सिक्योरिटीज वगैरह, जो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड चीजें थी, उसमें नरसिम्हा कमेटी ने अपना पूरा फुल कंट्रीब्यूशन दिया और चेंजेस लेकर आए वो, ठीक है। अकाउंटिंग नॉर्म्स वगैरह बैंक का स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है। लोन जो था एनपीए था उसके लिए गाइडलाइंस निकाला, रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस निकाला, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सबको पता है ना, बेसिकली जब हम लोन लेते हैं या पैसा उठाते हैं फाइनेंशियल सेक्टर का, आप कितना रिस्क से जुड़े होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों में फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म लाया गया। क्लियर है, सबको समझ आया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह। अब इसमें कुछ चीजें पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को लिख लो। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिखो। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो पहला लिखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस, कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए थे that were launched in 1991। देखो जो बुक में गिवन है वो मैंने बता दिया, ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था। आप थोड़ा सा लिख लो और बुक को भी एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कोई तब भी कुछ डाउट हो तो फिर से उसको करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस दैट वर लॉन्च्ड इन 1991। और विद द प्लान, अब इनका प्लान क्या क्या था, लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी लिखे, विद द प्लान ऑफ लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी, with the plan of liberalizing the economy, with the plan of liberalizing the economy, with the plan of liberalizing the economy and quick economic growth, and quick economic growth, and quick economic growth, and quick economic growth। मतलब कि जो मेन इकोनॉमिक पॉलिसी का लाने का रीजन यही था कि इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन लेकर आइए, ठीक है, ताकि बाहर के भी फॉरेन कंपनीज हो या फिर आप प्राइवेट सेक्टर्स हो इंडिया में, वो टॉप वर्क कर सके इंडिया में। सेकंड, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों ये चीज था, क्योंकि ऑलरेडी उस समय सिचुएशन इतना वर्स्ट था इंडिया का, मैंने आपको बताया ही था कि बहुत ज्यादा ट्रेड डिफिसिट हो रखा था, जिसकी वजह से ऑलरेडी आईएमएफ से लगभग 7 बिलियन डॉलर का लोन ले चुका था इंडिया। अब इतना ज्यादा बर्डन होने पे उनको कुछ ऐसी चेंज की जरूरत थी जहां पर इनके पास क्विक रिटर्न आए किसी चीज से, तो इन्होंने इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। द नरसिम्हा राव लिखो, द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, क्या जब राजीव गांधी थे तभी 1985 में ही ये डिक्लेयर हो गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आया तब था जब नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट था, यानी कि नरसिम्हा राव की पार्टी थी उस समय, रूलिंग पार्टी थी, ठीक है। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991 एंड स्टार्टेड लिखिए आगे,
right? The Narasimha Rao government in 1991 started the economic reforms in order to build internal and external trust in Indian economy. ठीक है, अब ये पॉलिसी जो था बेसिकली, अब इसमें पॉलिसी में क्या क्या चीजें आई थी? पॉलिसी चेंजेस वर, लिखो, पॉलिसी चेंजेस वर proposed with the regard to टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. यहाँ पर किस चीजों में चेंज हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में? पहले था रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था. मैंने बताया था आपको कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया गया था पूरा. बहुत 5-6 सेक्टर को छोड़ के बाकी लगभग हर इंडस्ट्री को अलाउ था कि आप आराम से अपनी इंडस्ट्रीज को बेसिकली सेट कर सकते हैं. क्लियर है ना? खैर, ये एक प्रॉब्लम भी साथ में जनरेट हुआ था इस चीज के, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा टैक्सेस और टैरिफ को हटा दिया था. तो बाहर की जो कंट्री थी, जैसे यूएस की मान लो कंट्री की कंपनी इंडिया में आती, तो यूएस हमेशा से कैपिटल इंटेंसिव रहा है, यानी कि वहां पर ये लोग मशीनरी वगैरह का ज्यादा यूज करते आए कंपैरेटिवली टू ह्यूमन बीइंग. तो इंडिया में ऑलरेडी लेबर्स वगैरह बहुत ज्यादा थे, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो इतनी खराब सिचुएशन थी कि लगभग 50% से ऊपर पॉपुलेशन जो था वो पॉवर्टी लाइन के नीचे था, और उस केस में भी लोगों को जॉब की ज्यादा जरूरत थी. लेकिन ये वाला प्रॉब्लम शायद उतना प्रॉपर्ली देखा नहीं गया, और कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से जो भी कंपनी बाहर से आती थी वो बेसिकली मशीनरी पे काम करती थी, और जिसकी वजह से थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ था. खैर, इस चीज को ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया गया. अब मैं आगे इवैल्यूएशन जब करवाऊंगी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का तो उसमें चीजें बताऊंगी. ठीक है, अब हम कहाँ थे? पॉलिसी चेंजेस वर प्रपोज्ड विद रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन. आगे लिखिए, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह प्राइवेट सेक्टर्स को दिए गए थे, मतलब लगाए गए थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस, उन सबको भी रिमूव किया गया. तो कह सकते हैं यहाँ पर कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर. आगे लिखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड. यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स आया, यानी जो इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंजेस आया वो क्यों बेसिकली लाया गया. ठीक है, तो उसमें इसलिए उसको लाया गया क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए. ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटाने के लिए, फॉरेन ट्रेड को बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए, एफडीआई को इन्फ्लुएंस कर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह को, कैपिटल फ्लो इंक्रीज हो जाए, इसके लिए बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाया गया. ठीक है, अब इसेंशियल फीचर क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के? जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली जो आया था 1990, इकोनॉमिक पॉलिसी पहले आ चुका था, उसमें रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज को हम कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, अब नीड क्यों था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का? तो लिखिए, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म. अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि एलपीजी क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंडर में ही इस कंसेप्ट को लाया गया था 1991 में, जिसको हम एलपीजी कहते हैं. यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को जो इंट्रोड्यूस कराया गया था 1991 में, वो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंडर में लाया गया था. क्लियर हो गया ना सबको, एवरीवन? आगे लिखिए, व्हाट आर द नीड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म की क्या जरूरत थी, क्या रिक्वायरमेंट थी? तो सबसे पहले लिखिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी आया था वो इतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं था. ठीक है, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो इंक्रीज हो रहा था डे बाय डे. हमने लोन ले रखा था, और इन सब चीजों से कोप अप करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए था, इसीलिए चेंज हुआ.
अब नीड पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहला नीड जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने का, पहला था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रीज उसके प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही थी इफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी के साथ, तो इतना पुअर परफॉर्मेंस था, इसीलिए पहला तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़े से बदलाव आए, थोड़े चेंजेस आए, ठीक है। और सेकेंड था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डिफिसिट, लिख सकते हैं एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी आपकी जो लाइबिलिटी थी वो इंक्रीज होती जा रही थी और आपके पास एसेट बहुत कम था। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन में था, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में था, बिल्कुल बुरे सिचुएशन में था कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड राइट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कंट्री में, इन्फ्लेशन था इन्फ्लेशन। एक और लिख सकते हैं इसमें ओवरबर्डन, ओवरबर्डन ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, ओवरबर्डन ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का इनएफिशिएंट बिल्कुल बर्डन बन चुका था, बहुत सारा इनएफिशिएंट जो उसके पब्लिक सेक्टर में जो चीजें थी इनएफिशिएंट थे, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते थे, ठीक है, रिटर्न नहीं आ रहा था उनसे, इन्फ्लेशन हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज हो चुका था, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था अपने इंडस्ट्रीज का कंट्री में, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब 1951 से 1990 तक तो वही पता ही है सबको, पुअर परफॉर्मेंस रहा है पब्लिक सेक्टर का। एडवर्स बीओपी था, यानी कि गवर्नमेंट जो था वो इतना ज्यादा बेसिकली इंपोर्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा, उसने पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा लगा रखा था टैरिफ्स एंड ऑल, ठीक है, और इंपोर्ट को तो बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया था। तो ये सब रीजंस थे कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया आपका गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसीलिए चेंजेस को लाए गए। अगर आप लोग को थोड़ा सा और पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो कि व्हाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हाई वर, क्वेश्चन है व्हाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये शॉर्टकट में लिखवा रही हूँ, किताब में बहुत ज्यादा गिवन है, ठीक है, बुक में बहुत ज्यादा है, उतना तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। पहला लिखिए, पब्लिक सेक्टर वाज गिवन एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग, पहले तो लिखिए पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पहला रीजन लिखिए पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो था उसको इम्पोर्टेंट रोल दिया गया था 1951 से 1990 तक, लेकिन उतना परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर का अच्छा था नहीं, डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से ह्यूज लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को। सेकेंड लिख सकते हैं एडवर्स बीओपी और इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट, ठीक है, इसके अंदर दो चार पॉइंट लिख लीजिए, तो नीड में ये सारी चीजें कवर हो गई है, बट इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इंपोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, एडवर्स बीओपी और इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट लिख लिया ना, इसके अंदर पॉइंट लिखिए इंपोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट, जो इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा हाई रेट से इंक्रीज करने लगा, ठीक है, पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, बीच में रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए और फिर बहुत हाईली वो एक्सपोर्ट क्या था आपका, इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट होने लगा कंट्री में, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट इसमें में लिखा एडवर्स बीओपी में, पहला तो इंपोर्ट ग्रू एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ एक्सपोर्ट, सेकेंड लिखिए गवर्नमेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट even after imposing heavy tariff and fixing quota, government could not restrict import even after imposing heavy tariff and fixing quota, यानी कि बहुत ज्यादा टैरिफ और कोटा लगाने के बाद भी प्रॉपरली इंपोर्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इंपोर्ट हो रहा था कंट्री में, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, ऑन द अदर हैंड इफ विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, देन एक्सपोर्ट्स वर लिखिए, एक्सपोर्ट्स वर
वेरी लेस, एक्सपोर्ट बहुत कम था, एक्सपोर्ट्स वर वेरी लेस ड्यू टू द लो क्वालिटी, ड्यू टू द लो क्वालिटी एंड हाई प्राइस, ड्यू टू द लो क्वालिटी and high prices of our goods as compared to the foreign goods, as compared to the foreign goods. मतलब exports were very less due to the low quality and high price of our goods, high prices of our goods as comparison to the foreign goods. यानी कि import तो बढ़ने लगा, ठीक है, import was increasing, ठीक है, import बढ़ता रहा, लेकिन जो एक्सपोर्ट था आपका वो उतना इंक्रीज नहीं कर रहा था जितना इंपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से, और क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हमारे इंडिया में उतना अच्छा तो टेक्नोलॉजी था नहीं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेटर था नहीं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते थे वो उतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते थे, और फॉरेन गुड्स कंपैरिजन से अगर करें तो प्राइस भी हाई होता था और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। तो ऐसे केस में आपका डिमांड प्रोडक्ट का तो मार्केट में, फॉरेन मार्केट में रिड्यूस हो जाएगा ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट जो था बेसिकली कम हो गया इंडिया का, ठीक है, और इंपोर्ट बढ़ गया, तो इसीलिए बीओपी बेसिकली क्या हुआ, बिल्कुल हिल गया, वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट लिखिए फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, fall in the foreign exchange reserve, foreign exchange reserve, fall in the foreign exchange reserve, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह जो थे, जो कंट्री मैंने बताया था कि आरबीआई अपने पास रिजर्व रखती है, वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी की बात चल रही है, ठीक है, तो इसमें लिखिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और फॉरेन करेंसी, foreign exchange reserve or foreign currency which the government generally maintain for, which the government generally maintain for for import petrol and other important items, for import petrol and other important items, drop to the level that was not sufficient to even a fortnight, that is not even sufficient for a fortnight, यानी कि उस समय इतना खराब सिचुएशन था, मतलब 1991 में जो आपका एलपीजी आया उससे पहले इंडिया में इतना सिचुएशन वर्स था। देखो जैसे 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली थी तो हमने क्या किया था, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्ट कस्टम टैरिफ वगैरह को लगा दिया, लेकिन इन सबको लगाने के बाद भी जो चीज इंडिया में है ही नहीं अवेलेबल, उनका तो हमें इम्पोर्ट कराना था, इसेंशियल आइटम्स का, तो इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा था, ये इतना सब कुछ करने पर भी। और 90 में तो ये हालत थी ना कि एक दिन के लिए पेट्रोल मंगवाने के लिए पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास, उस केस में उन्होंने इतना पैसा बर्डन जो लिया था, इतना ज्यादा लोन वगैरह लिया था, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो गई थी, ठीक है, बेसिकली इंपोर्ट वगैरह इंक्रीज हो गया, फॉरेन करेंसीज आपके पास कंट्री में नहीं थे, रिजर्व आपके पास नहीं थे, पेट्रोल वगैरह एसेंशियल आइटम जो हम गल्फ कंट्री से मंगवाते थे आपके, वो उनके भी पैसा नहीं था, सिचुएशन इतना वर्स्ट चल रहा था। नेक्स्ट लिखिए द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रिपे बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लिखिए द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रिपे बोरोइंग, द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू रिपे बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड, यानी गवर्नमेंट के पास इतना भी पैसा नहीं था कि अब्रॉड से कुछ मंगाया जा सके तो उसको रिपे कर पाए। सोचो ये सिचुएशन था इंडिया का। नेक्स्ट लिखिए एक और क्या रीजन था, ह्यूज डेब्ट ऑन गवर्नमेंट, ह्यूज डेब्ट ऑन गवर्नमेंट, ह्यूज डेब्ट ऑन गवर्नमेंट, ह्यूज डेब्ट ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, आगे लिखिए इसमें ह्यूज डेब्ट ऑन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर on the various developmental work, ठीक है, government expenditure on the various developmental work was more than its revenue from taxation. Government expenditure on various developmental work, government expenditure on the various developmental work was more than its revenue from the taxation, was more than its revenue from the taxation. ह्यूज डेब्ट्स ऑन गवर्नमेंट में लिखिए पहला पॉइंट। तो यहाँ पर बात
क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत इंक्रीज हो गया था, यानी जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे जो काम करती है, रोड्स बनवाती है, इंडस्ट्रीज बनवाती है, तो बेसिकली ये सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेशन के थ्रू, यानी जो भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है उससे ये फुलफिल करती है ये सारी चीजों को। अब उस समय सिचुएशन ये था कि जितना टैक्स आ रहा था गवर्नमेंट के पास, यानी जो रेवेन्यू आ रहा था गवर्नमेंट के पास, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के खर्चे थे, यानी कि खर्चे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे गवर्नमेंट के। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, ठीक है, और सेक्टर्स में चेंजेस लाने में इतने पैसे खर्च हो रहे थे कि उतना टैक्सेशन भी और टैक्स भी वो नहीं ले पा रहा था गवर्नमेंट, ठीक है, उतने पैसे नहीं आते थे जितने खर्च होते थे। नेक्स्ट लिखिए, ह्यूज डेट ऑन गवर्नमेंट में ही आगे लिखिए, as a result the government borrowed money from the banks, as a result huge debt होने की वजह से, as a result the government borrowed money from the banks, गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा लिया, और कौन कौन से लिया, कहां कहां से पैसा लिया उन्होंने लिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपका इंटरनेशनल कौन है, आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF से उन्होंने ह्यूज अमाउंट, लगभग $7 बिलियन का उन्होंने लोन ले लिया था, किसने, गवर्नमेंट ने। ये सब होने की वजह से तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज डेट और आ गया, ठीक है। नेक्स्ट था इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि महंगाई का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर में आप लिख सकते हैं कि जो प्राइस लेवल था जनरल कॉमोडिटी का, ठीक है, इसेंशियल गुड्स जो होते हैं आपके, चावल, दाल, रोटी के लिए आटा वगैरह, दीज आर द इसेंशियल कॉमोडिटी। जो इसेंशियल कॉमोडिटीज जो था आपका, जैसे तो 1955 में एक एक्ट भी आता है, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट, और मैं बता दूं आप लोगों को, सैनिटाइजर भी अब आपके इसेंशियल कॉमोडिटी का पार्ट है। खैर उस समय जो इसेंशियल कॉमोडिटीज था, जो डे टू डे लोगों को जरूरत होती थी, बेसिक जो खाना था उसका भी रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, यानी कि आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उन सबका प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुका था, ठीक है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना भी जरूरी था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, लगभग 1990 तक भी अगर आप मानिएगा तो लगभग 30 से 35% लोग गरीबी में थे, ठीक है, 30 से 35% पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जब हमें आजादी मिली थी तब तो 50% से अबव पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। तो 35% अगर आपके गरीब लोग हैं तो वो बेसिक कॉमोडिटी कैसे लेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी उनको कोई सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी। अब इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बेसिकली लाया गया। अगर कंडीशन है वही, मैंने 7 बिलियन तो बता ही दिया डॉलर वर्ल्ड बैंक से और IMF से लिया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आया उसके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब तो सबको समझ आया था कि क्या क्या चेंजेस आए थे, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर मेड, नीड तो समझ आ गया, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर मेड। तो रिफॉर्म्स कौन कौन से बने थे, तो उसमें लिखिएगा आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, कौन कौन से रिफॉर्म आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंडर में, तो लिखिएगा ट्रेड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल